फ्रेंड, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एम्पियर्स लॉ। को शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं ये देखता हूँ कि मैं ये लॉ पढूँ क्यों? क्योंकि ये लॉ काम क्या करता है? ये काम करता है जी। किसी आप एक पॉइंट के ऊपर अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो आप एम्पियर्स लॉ को यूज़ कर सकते हो। लेकिन अमूमन हम एम्पियर्स लॉ को पढ़ने से पहले हम एक और लॉ पढ़ते हैं जिसको हम बियर्ड-सैवर्ट लॉ कहते हैं। और बियर्ड-सैवर्ट लॉ का भी यही काम था कि वहाँ पे वो लॉ हम यूज़ करते थे कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालने के लिए किसी ख़ास पॉइंट पे या किसी एक पॉइंट के ऊपर। तो एम्पियर्स लॉ का भी वही काम है जो बियर्ड-सैवर्ट लॉ का काम है, तो मैं ये लॉ क्यों पढूँ? जबकि अगर मैंने किसी एक पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो मैं बियर्ड-सैवर्ट लॉ यूज़ कर सकता हूँ। एम्पियर्स लॉ पढ़ने की मुझे क्या ज़रूरत पड़ गई? तो फ्रेंड, इसका जो जवाब है वो ये है कि एम्पियर्स लॉ हमारे काम को आसान बनाता है। अगर आपने इससे पहले बियर्ड-सैवर्ट लॉ को यूज़ किया होगा, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि बियर्ड-सैवर्ट लॉ में जो इंटीग्रल आता है वो काफ़ी ज़रा लेंथी किस्म का इंटीग्रल होता है। और मेरे जैसा आदमी जिसका मैथ जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसके लिए थोड़ा मसला होता है कि वो इतने बड़े इंटीग्रल को सॉल्व करे। तो जो एम्पियर्स लॉ है, इसमें कुछ ऐसा चक्कर नहीं है, ये हमारे काम को काफ़ी हद तक आसान कर देता है, इसलिए हम इस लॉ को आज पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अब अगर हम एम्पियर्स लॉ की बात करें, तो एम्पियर्स लॉ यूज़ करता है क्लोज़्ड पाथ इंटीग्रल और क्लोज़्ड लाइन इंटीग्रल। तो एम्पियर्स लॉ को समझने और इसको अप्लाई करने के लिए ज़रूरी है कि हम सबसे पहले ये देख सें कि क्लोज़्ड पाथ इंटीग्रल क्या है और क्लोज़्ड लाइन इंटीग्रल क्या है। तो इसको समझने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। और फ़र्ज़ करें कि मैं आपका एक टेस्ट लेता हूँ और आपके उस टेस्ट में मार्क्स कम आते हैं और आपको एक सज़ा दी जाती है और सज़ा ये दी जाती है कि आपको कुछ इस तरह का रास्ता जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये दिया जाता है और आपको कहा जाता है कि आप इस रास्ते के ऊपर चलें। अब सज़ा ये है कि आपने इस रास्ते के ऊपर चलना है और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि मैं इस रास्ते के ऊपर मैग्नेटिक फ़ील्ड अप्लाई कर रहा हूँ। ये आप एरोज़ के अब आपकी सज़ा ये है कि आपने इस रास्ते के ऊपर चलना है और ये क्योंकि एक सज़ा है और सज़ा दी भी मैंने है, तो कुछ थोड़ी-सी तो सख्त होगी। तो आपने ये करना है कि आपने हर स्टेप के ऊपर बी डॉट डीएस को फाइंड आउट करना है और फिर एट द एंड जो है वो आपने इसका सम कर देना है। दिस इज़ कॉल्ड क्लोज़्ड पाथ इसको हम क्लोज़्ड पाथ इंटीग्रल कहते हैं। और अगर आपके पास ये पाथ क्लोज़ ना हो, तो ये एक लाइन इंटीग्रल बन जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो कुछ इस तरह से हो सकता है। तो यहाँ पे भी आप ऐसे करेंगे कि हर स्टेप के ऊपर आप बी डॉट डी एस निकालेंगे और फिर उसको सम अप कर देंगे। तो ये कहलाता है लाइन पाथ इंटीग्रल। सपोज़ करें कि ये मेरे पास एक कंडक्टर है और इसमें से करंट पास कर रहा है I। और इससे पहले हम ये सीख चुके हैं कि अगर किसी कंडक्टर में से करंट पास करेगा, तो वो अपने गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है और ये मैग्नेटिक फील्ड जो है, वो सर्कुलर होती है। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि मैं कोई एक पॉइंट सेलेक्ट कर देता हूँ इस कंडक्टर के पास, लेट्स से इसको मैं P कह देता हूँ। और मैं ये करना चाह रहा हूँ कि मैं इस पॉइंट P के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट हो रही है इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। और उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे मैं एम्पियर्स लॉ को अप्लाई करूँ। लेकिन याद रखें कि एम्पियर्स लॉ को अप्लाई करने से पहले आपको एक एम्पिरियन लूप, एक इमेजिनरी लूप कंसीडर करना पड़ता है, जिसको हम एम्पिरियन लूप कहते हैं। और ये लूप जो है ये किसी भी किस्म का हो सकता है। इसकी शेप डिपेंड नहीं करती। आप सर्कुलर ले लें, रेक्टेंगल ले लें, ट्रायंगल ले लें, कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन होना ये क्लोज़्ड पाथ होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं एक क्लोज़्ड पाथ कंसीडर कर रहा हूँ और वो क्लोज़्ड पाथ जो है वो मैं इन द फॉर्म ऑफ सर्कल कंसीडर कर रहा हूँ। और मैंने आपको बताया कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसकी शेप के ऊपर डिपेंड नहीं करता, आप किस मर्ज़ी शेप की ले सकते हैं।
लेकिन मैंने यहाँ पे सर्कुलर लिया, उसका मुझे एक फ़ायदा होगा जो मैं आगे चलकर आपको बताऊँगा। तो मैंने यहाँ पे एक इमेजिनरी सरफेस कंसीडर कर ली इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, और इस इमेजिनरी सरफेस को हम कहेंगे एम्पिरियन लूप। और जब आप ये सरफेस कंसीडर कर रहे होगे तो आपने ये ख़याल रखना है कि जिस पॉइंट के ऊपर आप मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, वो पॉइंट जो है वो इस सरफेस के ऊपर लाई करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पॉइंट पी है मेरा, वो उस सरफेस के ऊपर लाई कर रहा है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इस क्लोज सरफेस को स्मॉल पैचेस के अंदर, स्मॉल पाथ के अंदर डिवाइड कर रहा हूँ। ये हो जाएगा DS1, ये DS2, DS3, DS4 एंड लास्ट जो हो जाएगा वो DSL हो जाएगा। अब एम्पियर्स लॉ क्या है कि द सम ऑफ ऑल द क्वांटिटीज ऑफ B.dl या B.ds। तो हम यहाँ पे इंटीग्रल ले लेते हैं B.ds का, और वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, इंटीग्रल, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ B.ds, and according to Ampere's law, the integral of B.ds or the sum of all the quantities of B.dl or ds is equal to mu naught times the total current enclosed in it. ये B.ds अगर हम इसका डॉट प्रोडक्ट ओपन करें तो ये हो जाएगा क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ B.ds cos of theta is equal to mu naught I, where theta is the angle between the length element and the magnetic field vector। और अगर आप इस फिगर को देखें तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और लेंथ एलिमेंट की जो डायरेक्शन है वो उसके दरमियान 0 डिग्री का एंगल बन रहा है। सो यहाँ पे हम थीटा जो है वो 0 पुट कर देंगे, तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, एंड सो ये आपके पास इक्वेशन हो जाएगी BDS cos of 0 डिग्री इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। और फ्रेंड्स हमें पता है कि cos ऑफ 0 जो होता है वो 1 होता है, तो हमारे पास जो इक्वेशन बच जाएगी वो ये रह जाएगी, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ BDS इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अच्छा, वो जो शुरू में मैंने बात की है कि जो एम्पेरियन सरफेस कंसीडर कर रहा हूँ मैं उस कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर के गिर्द, वो इन दी फॉर्म ऑफ सर्कल कंसीडर कर रहा हूँ। उसका फ़ायदा मुझे ये हुआ है कि क्योंकि जो एम्पेरियन सरफेस है वो हमारी सर्कुलर है, तो उस सरफेस का हर पॉइंट सेंटर से या जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उससे इक्वल डिस्टेंस के ऊपर। तो अगर वो हर पॉइंट कंडक्टर से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर होगा तो उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है तमाम पॉइंट्स के ऊपर वो कांस्टेंट होगी, क्योंकि फासला बराबर है कंडक्टर से। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगी हर पॉइंट के ऊपर, तो हम इस मैग्नेटिक फील्ड या बी को इंटीग्रल से बाहर ला सकते हैं, क्योंकि ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी होगी। तो हम इसको लिख सकते हैं कि बी क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ds इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब ये क्या चीज़ है हमारे पास, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ds, यानी टोटल लेंथ है उस एम्पीरियन लूप की, और लूप हमने सर्कुलर कंसीडर किया है, तो सर्कल की जो टोटल लेंथ हो जाएगी वो सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल के इक्वल होगी। और सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल क्या हो जाएगा हमारे पास, 2πr। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, बियॉन्ड 7 लाख की जब हमने एप्लीकेशंस पढ़ी थी, वहाँ पे हमने एक एप्लीकेशन पढ़ी थी कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर, अ लॉन्ग इनफिनाइट वायर, और वहाँ पे उस लॉ को यूज़ करते हुए हमने मैग्नेटिक फील्ड की एक वैल्यू निकाली थी, और वो आपको याद होगा कि वो वैल्यू कुछ इस तरह से थी कि B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ओवर 2πr। इसको ही आप इक्वेशन 2 कह रहे हैं।
अब ये जो बी की वैल्यू है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है, यूजिंग बियोट्स लॉ, हम इस वैल्यू को इक्वेशन 1 के अंदर पुट करते हैं, तो आपके पास इक्वेशन 1 आ जाएगी। फ्रॉम इक्वेशन 1 डिफरेंट, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 वी कैन राइट दैट जी, तो हमारे पास जो इंटीग्रल आया है, क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एस, ये हमारे पास इक्वल आ गया है बी डी एस के। और इसको हम देख चुके हैं कि ये क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी एस जो होता है, ये टोटल लेंथ ऑफ अ सर्कल है, और टोटल लेंथ ऑफ अ सर्कल जो होगा वो इक्वल होगा सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, और सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल जो होता है वो इक्वल होता है 2 पाई आर। सो ये इक्वेशन हम लिख सकते हैं बी इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एस। इसको हम इक्वेशन 2 कह देते हैं, 3 कह देते हैं। अब इस इक्वेशन 3 में जो सेकंड इक्वेशन में हमने b की वैल्यू लिखी है, वो हम वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। सो b की जगह आ जाएगा म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर इंटू 2 पाई आर। ये 2 पाई आर और 2 पाई आर कैंसिल हो जाएंगे। सो क्लोज इंटीग्रल ऑफ b डॉट डी एस is equal to mu naught I, and this is called Ampere's law. इसकी डेफिनेशन मैंने शुरू में लिख दी थी, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। ओके फ्रेंड, अब हम इंटीग्रल फॉर्म देखते हैं एम्पियर्स लॉ की। उसको शुरू करने से पहले एक कंसेप्ट है करंट डेंसिटी, ये आपको क्लियर होना चाहिए। और करंट डेंसिटी को हम डिफाइन करते हैं द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ मटेरियल। करंट डेंसिटी को हम J से डिनोट करते हैं, और ये इक्वल आती है करंट पर यूनिट एरिया I ओवर A। और अगर हम इसी फार्मूले को थोड़ा सा अरेंज करके इंटीग्रल फॉर्म में लिखना चाहें, तो हम ये लिख सकते हैं कि I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ J डॉट डी ए। अब इंटीग्रल फॉर्म स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रल फॉर्म स्टार्ट करने के लिए जो एम्पियर्स लॉ है मेरे पास, वो ये है कि इंटीग्रल ऑफ क्लोज इंटीग्रल ऑफ B डॉट डी एस इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। और अगर हम करंट को डिफाइन करें, तो करंट की जो वैल्यू है, करंट की इंटीग्रल फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ करंट डेंसिटी, तो वो हम ये साइड पे आप लिखी हुई है इसका फार्मूला, ये फार्मूला हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं। तो ये इक्वेशन हमारे पास हो जाएगी क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एस इज इक्वल टू म्यू नॉट आई की जगह आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ जे डॉट डी ए। करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो इसीलिए मैंने जे के ऊपर भी वेक्टर का साइन लिखा है। दिस इज कॉल्ड इंटीग्रल फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ। ओके फ्रेंड, अब हम डिफरेंशियल फॉर्म देखते हैं एम्पियर्स लॉ के लिए, और उसके लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले एम्पियर्स लॉ लिख रहा हूँ, दैट क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एस इज इक्वल टू म्यू नॉट जे डॉट डी ए। ये इसकी इंटीग्रल फॉर्म है जो अभी हमने फाइंड आउट की है एम्पियर्स लॉ की। अच्छा, अब यहाँ पे स्टोक्स थ्योरम लगा रहा हूँ। तो स्टोक्स थ्योरम यहाँ पे मैंने लिखा है कि अ थ्योरम प्रोपोजिंग दैट द सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ अ फंक्शन ओवर एनी सरफेस बाउंडेड बाय अ क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रल ऑफ अ पर्टिकुलर वेक्टर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे स्टोक्स थ्योरम अप्लाई करूँ, तो अगर अब मैं यहाँ पे स्टोक्स थ्योरम अप्लाई करूँ, तो ये मेरे पास आ जाएगा क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एस इज इक्वल टू कर्ल ऑफ अ वेक्टर। कर्ल ऑफ अ वेक्टर हो जाएगा डेल क्रॉस बी। तो अब अगर यहाँ पे मैं स्टोक्स थ्योरम अप्लाई करूँ, तो वो मेरे पास हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एस इज इक्वल टू कर्ल ऑफ अ वेक्टर बी। सो कर्ल ऑफ अ वेक्टर बी को हम लिखेंगे डेल क्रॉस बी इंटू डी ए। तो अब हम कंपेयर कर रहे हैं इक्वेशन 1 एंड 2 को। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम कंपेयर करें, तो हम लिख सकते हैं
इंटीग्रल ऑफ डेल क्रॉस बी इंटू डी ए इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटीग्रल ऑफ जे डॉट डी ए। अब इस वैल्यू को जे डॉट डी ए वाली वैल्यू को हम दूसरी तरफ ले आते हैं इक्वल साइन के, और ये इधर आके माइनस हो जाएगी। तो हम इसको लिख सकते हैं कि डेल क्रॉस बी डॉट डी ए माइनस म्यू नॉट इंटीग्रल ऑफ जे डॉट डी ए इज इक्वल टू 0। दोनों इंटीग्रल में है तो हम इसको एक ही इंटीग्रल में लिख देते हैं, तो ये इक्वेशन हो जाएगी डेल क्रॉस बी माइनस म्यू नॉट जे इंटू डी ए इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि एरिया कैन नॉट बी 0, सो डी ए कैन नॉट बी 0। तो इसका मतलब है कि ये जो दूसरी वैल्यू है डेल क्रॉस बी माइनस म्यू नॉट जे, इट इज इक्वल टू 0। और इंटीग्रल हम खत्म कर सकते हैं कि अगर हम डिफरेंशियल ले लें, तो ये इक्वेशन हम लिख सकते हैं कि डेल क्रॉस बी माइनस म्यू नॉट जे इज इक्वल टू 0। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि डेल क्रॉस बी is equal to mu naught J. So this is the differential form of Ampere's law.